Hello everyone. In today's video we will discuss about the cell which is the structural and functional unit of life. ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी के क्लास 8th से ले रखा है और ये नोट्स भी उसी से बनाए हैं जिसमें आपका सेल से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सेल के बारे में सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि सेल को ये बोला जाता है कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कैसे होती है? क्योंकि हमारे जीवन का यानी हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग की शुरुआत ही कहाँ से हुई है? एक सेल से हुई है। ओके, सबसे पहले स्पर्म था और हमारा ओवम था, इन दोनों ने मीट करा और हमारा बन गया जाइगोट। इसी जाइगोट से हमारी की पूरी क्या हुई है? बॉडी की शुरुआत हुई है, लाइफ की शुरुआत हुई है। और जो जाइगोट होता है वो भी हमारा क्या होता है? सिंगल सेल होता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सेल जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेकेंड चीज़ इसके बारे में, सेल के बारे में ये है कि सेल को ये भी बोल सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। किसी भी सेल में ये हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है। ओके, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा सेल के बारे में कि सेल के बारे में खास बात ये हो जाएगी कि सेल से ही हमारे क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक इमारत होता है, वो इमारत की शुरुआत कहाँ से होती है? एक ईंटे से होती है, एक ब्रिक से होती है। ब्रिक जो होती है काफ़ी सारी जॉइंट होते जाती है सीमेंट के साथ, वो एक पूरी वॉल बना लेती हैं। फिर वॉल से वो कमरे बनाती है, फिर कमरे से पूरी इमारत बनती है। वैसे ही सेल मिलके आपका टिश्यू बना लेंगे, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेंगे, ऑर्गन मिलके आगे भी प्रोसेस होती है, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि सेल क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, कॉक सेल में करी थी। कॉक सेल क्या होते हैं? कॉक सेल हमारे जो ट्री का जो बाग पार्ट होता है वो क्या होता है? वो कॉक सेल होता है। जो कॉक सेल होता है वो हमारा नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, प्लांट का नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो अगर ये बोला जाएगा कि अगर नॉन लिविंग सेल्स की खोज किसने करी है तो रॉबर्ट हुक ने करी है, क्योंकि इन्होंने किस में खोज करी थी? कॉक सेल में खोज करी थी। और फर्स्ट डिस्कवरी भी किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने ही करी है। बट अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कि लिविंग सेल की खोज किसने करी है तो वो किसने करी थी? वो लिवॉन हॉक ने करी थी। ठीक है, लिवॉन हॉक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। सेल की अगर साइज की भी बात की जाए तो सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल से लार्ज तक वेरी करते रहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर देखी जाए तो वो बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, जिसका साइज होता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, सबसे छोटी सेल हो जाती है हमारी बैक्टीरिया की। अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो वो होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखा है, इसको देख सकते हैं आप लोग, कितना बड़ा होता है इसका सेल, जो इजिली विजिबल होता है आपकी नेक्ड आई से ही। ठीक है, इसकी साइज की बात की जाए तो ये होता है 170 mm टू इंटू 130 mm। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सेल का साइज जो होता है उनकी फंक्शन के हिसाब से वेरी करता है। नेक्स्ट बात आती है सेल के नंबर कितने होते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि हमारी बॉडी की शुरुआत ही किससे हुई है? सेल से हुई है। बट सेल में कितने नंबर होते हैं? तो सेल में हमारी बॉडी में कितने नंबर होते हैं सेल के? तो हमारी बॉडी में कम से कम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल का मतलब है 1000 बिलियन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे वेरी करते हैं शेप में भी और साइज में भी। ओके, तो अगर इनको नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल। यूनि यानी नाम से पता चला है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होंगे या इनके पास क्या होगा? हमारा सिंगल सेल होगा। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल हो हम उनको कहेंगे यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज़्यादा सेल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे मल्टी सेलुलर। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया मल्टी सेलुलर का हम ह्यूमन बींग। हमारे अंदर क्या है? बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, नर्व सेल पाई जाती हैं, ठीक है, स्किन सेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इनके एग्जांपल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनकी पूरी बॉडी में, ये पूरी बॉडी इनकी एक सेल की ही होगी। ठीक है, अब इनके पास एक ही सेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो बॉडी होगी इनमें जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो सब नहीं होगी। यानी कि जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीजन, ये सब चीज़ें नहीं होगी क्योंकि इनके इसमें ऑर्गन नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होगा। इनके पास भले ही एक सिंगल सेल हो बट ये सारी की सारी जो नेसेसरी चीज़ें होंगी उन सबको ये क्या करेंगे? उनकी फंक्शनिंग करेंगे। ठीक है,
सिंगल सेल की अगर और एग्जांपल की बात की जाए तो सिंगल सेल के और एग्जांपल हमारे हो जाएंगे आरबीसी, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है सिंगल सेल के एग्जांपल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फर्टिलाइज्ड एग, ओके, यानी कि जो हमारे जाइगोट बन जाएगा तो वो, और हैंस एग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारे सिंगल सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए अगर सेल की शेप की, तो सेल का शेप भी क्या करता है, वेरी करता है, यानी उसका शेप जो होगा वो राउंड भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, एलोंगेटेड भी हो सकता है, और भी पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनर, थ्रेड लाइक, बहुत टाइप के हो सकते हैं उसकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करके। जैसे कि आपका आरबीसी है, इसको हमारा ऑक्सीजन को कैरी करना है तो उसका शेप स्फेरिकल लाइक होता है। मसल्स का शेप हम लोग देखते हैं स्पिंडल शेप का हमें दिखाई देता है। नर्व का देखते हैं, इनकी इसमें ब्रांचेस दिखाई देती है क्योंकि इनको इसी हिसाब से फंक्शनिंग करनी होती है, जो सिग्नल होते हैं वो ट्रांसमिट करने होते हैं, तो इनका शेप कैसा दिखाई देता है, ब्रांच दिखाई देता है। हम लोग अब एनसीईआरटी में आप लोगों का सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा दे रखा था, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा के बारे में ये दे रखा था कि अमीबा क्या होता है, अमीबा हमारा क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमने अभी पढ़ लिया है। सेकेंड चीज़ ये दे रखी थी कि जो अमीबा होता है उसका क्या होता है, कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, मतलब कि अमीबा की अगर बॉडी देखेंगे तो ऐसे टाइप की दिखाई देगा, ठीक है। अगर इसका इधर के साइड से फूड आ रहा है तो ये अपनी बॉडी को कैसे चेंज कर लेगा, ये इसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसको लेने के लिए अपना जो ये वाला पार्ट होगा ये इसको जो है बढ़ा लेगा और इसको जो पूरा का पूरा क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि क्या नाम है, इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो डिटरमाइन नहीं होती है, वो शेप जो है तो चेंज करते रहता है। अब वो शेप जो अपना किसकी वजह से चेंज कर रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होते हैं ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे स्यूडोपोडिया हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिट, ठीक है। ये फॉल्स फिट क्यों, क्योंकि ये इनका काम जो है फीड के जैसे भी करते हैं और ये जो है फूड को कैप्चर करने में भी करते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया फूड आएगा तो क्या करेंगे, स्यूडोपोडिया के थ्रू इसको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए अमीबा के बारे में। अब स्यूडोपोडिया की फंक्शनिंग क्या है कि स्यूडोपोडिया के कारण ये अमीबा जो होते हैं वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। इसकी वजह से जो स्यूडोपोडिया की वजह से अमीबा अपनी मूवमेंट करते हैं और फूड को भी कैप्चर कर पाते हैं। स्यूडोपोडिया की वजह से अमीबा जो होते हैं वो मूव्स कर पाते हैं और खाना खा पाते हैं। इस हिसाब से हम एक नोट यहाँ पे ये भी दे रखा था कि जो अमीबा होता है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए बिकॉज ऑफ स्यूडोपोडिया, ओके। नेक्स्ट आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में दे रखा था वो ये दे रखा था डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी हमारी ये भी हमारी सिंगल सेल होती है और ये भी क्या कर सकती है, ये भी अपना शेप जो होता है वो चेंज कर लेती है। कैसे चेंज करती है, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, जो भी हमारे अंदर फॉरिजन पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, उनको क्या करती हैं, उनको जो है किल करने का काम करती हैं, यानी हमारी बॉडी की सोल्जर्स होती हैं डब्ल्यूबीसी। तो ये उनको किल करने के लिए अपना जो शेप होगा उसको चेंज करते रहेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि हाउ द शेप ऑफ द सेल कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। किसी भी सेल का हम लोग शेप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो किसी भी सेल का जो शेप होता है वो डिटरमाइन होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। जो सेल होता है उसके आउटर में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी की वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल की आउटर स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पानी है किसी गिलास में तो हम पानी का शेप कैसे बताएंगे, गिलास की उससे बताएंगे ना, जिस गिलास में होगा उसकी शेप में बताएंगे। वैसे सेल की शेप किसकी वजह से होगी, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होगी। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर पार्ट होती है। अब हम लोग सेल के बारे में इतना सब देख लिया, हम लोग सेल के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। सेल में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। सेल के अगर पार्ट्स की बात की जाए तो सेल में मेनली जो हमारे 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो हमने अभी देख लिया कि सेल में क्या पाया जाता है, सेल के बाहर जो होती है सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। सेल के बीच में एक सेंट्रल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। बीच वाला पार्ट क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस के अलावा जो भी ये हमारा पार्ट होता है, फ्लूइड लाइक पार्ट होता है, ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। इसी के अंदर हमारे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं सेल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक के बारे में देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ओके। यानी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होती है। ये हमारी आउटर कवरिंग होती है सेल्स की, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सारी सेल्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि कोई भी सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया सेल हो,
चाहे वो फंजाई सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो या कोई भी सेल्स हो, वो सारे के सारे में हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी। ओके। और इसका फंक्शन क्या होता है, सेल की अगर मेम्ब्रेन को देखा जाए तो इसमें बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का काम क्या होता है, छेद का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को मतलब मूवमेंट कराना। तो इस पोर्स की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर और बाहर दोनों साइड हम कुछ सब्सटेंस का जो है मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। तो सेल की वजह से, सेल के जो पोरस नेचर होता है इसकी वजह से ये क्या करता है, सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है वो कंट्रोल करता है। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि उसको सेल को जो प्रोटेक्ट करना हो। आउटर मेम्ब्रेन का काम ही क्या होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, सेल को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। अब सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी होती है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन तो हमारी जो सेल की आउटर कवरिंग होगी वो हो जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर भी एक वॉल प्रेजेंट होती है। किसी किसी सेल्स में इसके ऊपर भी क्या होता है, एक वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। और ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है हमारी, ये हमारी प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, बैक्टीरिया सेल में और फंजाई सेल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो यानी किस सेल में प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये हमारी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। सिर्फ एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल, इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक अदर आउटर कवरिंग होती है, तो वो प्रेजेंट होती है। और इस सेल वॉल का काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। एक अलग लेयर हमने लगा दी, एक अलग से एक अदर प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारा क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और ठीक है। और इन्हीं साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग रफ वीडियो देख रहे हैं कि सेल के मेन क्या पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा है इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दोनों को मिला दें तो हम उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जब हम लोग साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। ठीक है। तो सेल के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल, फ्लूइडी मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, अदर देन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ओके। लास्ट पार्ट आता है हमारा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे सेल के जो होता है सेंटर में हमारा प्रेजेंट होता है। ओके। सेल के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, ये हमारी आउटर कवरिंग जो होती है न्यूक्लियस की हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो ये न्यूक्लियस होता है, यानी ये हमारा सेल न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस भी क्या होगा, बीच बीच में से क्या होगा, इसमें भी हमारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। ओके। जैसे यहाँ पे पोर्स हो गया, यहाँ पे पोर्स हो गया। ठीक है। तो इन पोर्स का काम क्या होगा, हमने देखा था इन पोर्स का काम होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट कराना। तो ये क्या करेगा, किसी भी नहीं, जो भी हमारा सब्सटेंस चाहिए होगा उसका क्या कराएगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हमारा मूवमेंट कराएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी पोरस नेचर की होती है, और ये क्या करती है, मूवमेंट को मतलब सब्सटेंस को, मटेरियल को मूवमेंट को अलाउ करती है। अब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके अंदर भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एक मटेरियल हमारा प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस हमारी एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये न्यूक्लियोलस का काम होता है आरआरएनए का फॉर्मेशन। ठीक है। क्या होता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन। ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस के हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस में हमारा
न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम को हम लोग ऐसे ही देख नहीं सकते। क्रोमोजोम को देखने के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल स्टेज है सेल जब डिवाइड होती है, तब हमारा क्रोमोजोम ईजिली विजिबल हो पाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल कब विजिबल होता है, जब सेल डिवीजन होती है। ठीक है, इसका क्रोमोजोम का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर ही क्या होता है, क्रोमोजोम के अंदर ही हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हेल्पफुल होते हैं जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि हमारा हो गया डीएनए। ठीक है, तो नोट ये हो गया कि न्यूक्लियोलस को हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर यानी सेल का जो हेड होता है वो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोलस होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस ही सब कुछ कंट्रोल करेगा कि कौन सी प्रोटीन बननी है, क्या काम करना है सेल को। ठीक है, क्योंकि उसके पास सबसे मेन चीज़ क्या है, डीएनए है, और जो न्यूक्लियोलस है वो हमारा आरएनए बना रहा है। तो न्यूक्लियस ही हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल सेंटर हो जाएगा। एक बात ये भी दे रखी है नोट में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में देखेंगे। बट अभी आप लोग ये समझ लीजिए, जो सेल होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे कौन से आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो हम आ जाएंगे, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल और फंजाई। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी जो प्रिमिटिव सेल्स थे पहले जो पाए जाते थे, उनके पास जो था वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, उनके पास क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था। ठीक है, और वो ऐसे ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता था, उसके पास कोई खास एक मेम्ब्रेन नहीं होती थी जिससे वो कवर हो सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो